दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसा आइलैंड है जो इंसानों ने बनाया है और वो भी समुद्री रेत से, जिसे बनाने के लिए ना किया गया है इस्तेमाल स्टील का और ना ही सीमेंट का। और क्या आप जानते हैं कि यह एक ऐसे देश के अंदर है जहाँ पे सबसे अधिक भूकंप आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। दुबई में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरह, यह इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष से साफ दिखाई देता है। यह दुनिया का अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन कठिनाइयों के साथ इंजीनियर्स ने इस आइलैंड को तैयार किया। दुबई के शेख समुद्र में 5 किलोमीटर तक फैला एक ऐसा आइलैंड बनवा रहे थे जिसके हर विले के बाहर प्राइवेट बीच मौजूद हो। समंदर की खतरनाक लहरों को रोककर वहां एक लग्जरियस आइलैंड बनाने का सुनहरा ख्वाब जो दुबई के शेख ने देखा था, वो इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। समुद्र की लहरों के बीच इंसानों के रहने के लिए किसी द्वीप को बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और आपको बता दें कि इतने बड़े आइलैंड की नींव को मजबूत बनाने के लिए किसी भी तरीके का कंक्रीट या स्टील को इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये आइलैंड रेत और चट्टानों से मिलकर बनाया गया है। इस पाम शेप के आइलैंड को समंदर की लहरों से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने सबसे पहले एक ब्रेक वाटर बनाने का निर्णय लिया। इस आउटर वॉल को बनाने के लिए करीब 99 लाख टन पत्थर अरेंज किए गए, जिन पत्थरों को समंदर में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था। वह पत्थर मध्य प्रदेश से लाए गए ग्रेनाइट के पत्थर थे। पत्थर को सही पोजीशन में लाने के लिए डाइवर 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और पत्थरों की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। देखा कितना खतरनाक काम है ये। जब पाम आइलैंड की नींव तैयार हो गई तब शुरू हुआ उसमें रेत भरने का काम। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रेत पाम आइलैंड को बनाने में इस्तेमाल की गई वह दुबई के रेगिस्तान से नहीं बल्कि समुद्र की गहराई से लाई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई के रेगिस्तान में इतनी रेत होने के बावजूद भी वह समुद्र के अंदर से क्यों लाई गई। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दुबई के रेगिस्तान में बेशक इतनी रेत है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये रेत बहुत ही बारीक है जिसको अगर पानी में डाला गया तो वो पानी में मिक्स हो जाएगी। यानी इंजीनियर्स को एक ऐसी रेत चाहिए थी जो पानी में मिक्स भी ना हो और जिससे आइलैंड मजबूती से खड़ा हो सके। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि इस काम को अंजाम देने के लिए जो रेत चाहिए थी वो समंदर के बॉटम से ही मिलेगी। कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर समंदर में एक ऐसा पॉइंट तलाश किया गया जहां बॉटम पर इतनी ज्यादा रेत थी जो इस आइलैंड को बनाने में पूरी पड़ सकती थी। समंदर के बॉटम से ये रेत निकालने के लिए ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया जो रेत को सक करके अपने टैंक में भर लेता था। सिर्फ 1 घंटे में ये ड्रेजर 8000 टन रेत अपने टैंक में भर लेता था और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर यह रेत स्प्रे कर दी जाती थी। इस पूरे प्रोसेस को दोस्तों रेनबोइंग कहा जाता है। दुबई के शेख द्वारा इंजीनियर्स की टीम को ये आइलैंड बनाने के लिए सिर्फ 2.5 साल का समय दिया गया था। इस चैलेंज से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि दोनों आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन एक साथ चलेगी, यानी जैसे जैसे ब्रेक वाटर बनता चला जाएगा उस हिस्से के अंदर पाम आइलैंड को भी साथ साथ ही बनाना पड़ेगा। रेत को निकालने से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने में एक ड्रेजर को 4 घंटे लगते थे और एक वक्त में 8000 टन रेत ट्रांसपोर्ट की जाती थी।
एक वक्त में कई ड्रेजर ये काम किया करते थे दोस्तों, ताकि दी हुई डेडलाइन पर काम पूरा किया जा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक लाइन सीधी थी, बाकी सारी लाइंस कर्व शेप में थी, जो था एक्चुअल चैलेंज। ड्रेजर समंदर में रेत स्प्रे तो कर रहा था, लेकिन अब ये जानना जरूरी था कि जो रेत स्प्रे हो रही है वह सही पोजीशन पर हो रही है या नहीं। इसके लिए दोस्तों सैटेलाइट का सहारा लिया गया। सैटेलाइट के जरिए पाम जुमेरा साइट की फोटोज ली गई, जिससे ये साबित हुआ कि अभी तक आइलैंड का जितना भी काम हुआ है उसकी शेप प्लान के मुताबिक ही है। वर्कर्स जिनके हाथ में जीपीएस यूनिट मौजूद थे, वो आइलैंड के बॉर्डर पे वॉक करते जाते और उनकी पोजीशन का रियल टाइम डेटा सेव होता जाता। जीपीएस कोऑर्डिनेट का ये डाटा ड्रेजर को भेजा जाता था और ड्रेजर सिर्फ उसी पॉइंट पर रेत स्प्रे करते थे जहां मैनुअली इंसान वॉक किया करते थे। ये सॉल्यूशन पूरी तरह से काम कर रहा था। अब ड्रेजर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आइलैंड के बॉर्डर पे फिलिंग कर रहा था। ब्रेक वाटर 8 किलोमीटर बन चुका था और दूसरी तरफ पाम आइलैंड की 16 में से 9 शाखाएं बन चुकी थी। तभी इंजीनियर्स की टीम के सामने एक और चैलेंज आ खड़ा हुआ। ब्रेक वाटर, जिसको असल में समंदर की ताकतवर लहरें रोकने के लिए बनाया जा रहा था, उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। वो वाकई लहरों को अच्छी तरह से रोक रहा था। लेकिन अब आइलैंड के अंदर पानी का बहाव कम हो चुका था, यानी जो पानी आइलैंड की अंदरूनी साइड पे था वो एक ही जगह पर खड़ा रहकर गंदा और बदबूदार होने लगा। यह एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि अगर अभी इसका कोई सॉल्यूशन ना निकाला गया तो यह प्रोजेक्ट बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आइलैंड के डिजाइन में दोस्तों कुछ चेंजेस करने का फैसला लिया गया। यह फैसला किया गया और ब्रेक वाटर को 2 साइड से तोड़कर वहां पर ब्रिज बनाया गया, ताकि एक साइड से पानी का प्रेशर अंदर जाए और दूसरी साइड से बाहर निकल सके। ये सॉल्यूशन आखिरकार काम आ गया और पूरे 2 हफ्तों के बाद आइलैंड के अंदर फंसा हुआ बदबूदार गंदा पानी बाहर निकल गया। अगस्त 2003 में पाम जुमेरा ब्रेक वाटर कंप्लीट हो चुका था। इसके एक ही महीने बाद पाम ट्री की 16 शाखाएं भी कंप्लीट कर ली गई थी। इंजीनियर्स की टीम ने वक्त से पहले ही पूरा आइलैंड कंप्लीट कर दिया था और अब बारी थी इस विशाल शॉपिंग मॉल्स और होटल्स को बनाने की। जी हाँ, आइलैंड के ऊपर विशाल शॉपिंग मॉल्स और होटल्स को बनाने की। लेकिन अब एंड टाइम पर इंजीनियर्स के सामने दोस्तों एक ऐसा चैलेंज आ खड़ा हुआ जिसने पूरे आइलैंड के लिए खतरा पैदा कर दिया। जो रेत डालकर पाम ट्री का शेप बनाया गया था, वो रेत अब भी लूज थी। वक्त के साथ साथ रेत कॉम्पैक्ट हो रही थी और आइलैंड के कई हिस्से वापस पानी में डूबने लग गए थे। दोस्तों, यहाँ इंजीनियर्स की टीम के लिए एक और बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दुबई अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वैसे ही अर्थक्वेक के जोन के करीब आता है और अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक आया तो इसके रिजल्ट बहुत डरावने हो सकते थे। आइलैंड की रेत जो पहले ही कॉम्पैक्ट नहीं थी, अर्थक्वेक के सिर्फ एक झटके से ये पूरा आइलैंड खत्म हो सकता था। वहाँ की जमीन को ठोस बनाने के लिए आइलैंड की रेत को 12 मीटर की गहराई तक कॉम्पैक्ट करने का फैसला किया गया। एक ऐसी हाइड्रोलिक ड्रिल मंगाई गई जो जमीन में जाकर अंदर वाइब्रेशन पैदा करती थी, जिससे जमीन में चारों तरफ कंपन पैदा होती थी और जमीन चारों तरफ से ठोस हो जाती थी। इस वाइब्रेशन से रेत नीचे तक धंसती जाती थी और ऊपर से जगह खाली होने पर और रेत भरी जाती थी। अब इस तरह से 2.5 लाख से भी ज्यादा सुराख करके 5 किलोमीटर तक फैले पूरे पाम आइलैंड को ठोस बना दिया गया और इस तरह पूरा हुआ इंजीनियर्स का टास्क।
जनवरी 2009 में सारी बिल्डिंग्स बनाने के बाद पहली बार पाम जुमेरा पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही फैक्ट से भरी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।